नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। तो किसान आंदोलन के 12 दिन बीत जाने के बाद भी किसान अपनी जगह पे डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एंट्री कर ली और अखिलेश ने पूरे लाव लश्कर के साथ लखनऊ से कन्नौज के लिए वो निकले, लेकिन धारा 144 के उल्लंघन के चलते अखिलेश यादव को 3 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया। इस बीच सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने किसान यात्रा के लिए कन्नौज जाने की बात कही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। सरकार की तरफ से अखिलेश यादव को कन्नौज में किसान यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके जब अखिलेश यादव पैदल ही निकले तो उनको हिरासत में लिया गया। जाहिर है किसानों के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासत गर्म हो चुकी है। कृषि कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी आक्रामक रुख में है और लगातार विरोध कर रही है। तो समाजवादी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन भी किया है और उससे पहले प्रदेश के हर जिले में किसान यात्रा निकालने की बात कही। अखिलेश की अगुवाई में निकाली जाने वाली इस यात्रा को समाजवादी पार्टी की 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पे भी देखा जा रहा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के साथ मुलाकात की, इस बात का भरोसा भी दिलाया कि उनकी सरकार किसानों के साथ है। लेकिन सवाल ये कि यहां सियासत का कितना काम निकाला जा रहा है। ऐसे ही कई सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर क्या हालात हैं और जो समर्थन दिया जा रहा है उसके पीछे मंशा क्या है। अचानक विपक्षी दल अब कैसे जाग गए और सब, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, टीआरएस हो और वाम दल है जो है उन्होंने भी समर्थन बंद का किया है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी, इसका संदेश क्या होगा। 9 तारीख को अगली बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले भारत बंद का क्या होगा और कैसा असर होगा, इसे समझेंगे। तो पराली को लेकर बनाए गए कानून में संशोधन ये किसानों ने मांग की है और कालाबाजारी को सरकार किस तरह से काबू में रखेगी, इसकी मांग भी लगातार किसानों द्वारा की जा रही है। नए कृषि कानून से फायदा क्या होना है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट में यहां पर डायरेक्ट किसान की पहुंच हो जाएगी। किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का विकल्प लगातार खुला रहेगा। किसानों को इंटरेस्ट ट्रेड को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके तमाम फायदे हैं। नए कृषि कानून से एक और फायदा है कि किसान अपने उत्पादों को दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से बेच पाएंगे और राज्य के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केंद्रीय कर नहीं लगाया जाएगा और साथ ही किसी एपीएमसी टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि पहले लगातार करना पड़ता था। किसान प्राइवेट प्लेयर्स या एजेंसियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं और साथ ही अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निजी एजेंसियों को उत्पाद खरीदने की अनुमति देगी, जिससे कि बाजार का दायरा बहुत ही बड़ा होने वाला है। राजेश, बिल्कुल, और इसे समझेंगे कि कैसे इस हालात से सरकार निपटेगी और आखिर ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए गए, इसके पीछे जिम्मेदारी जिसकी थी क्या बखूबी उसका काम किया गया। चूंकि 5 दौर की बैठकें हुई, बेनतीजा रही और अब एक बार फिर तारीख दी गई है 9 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर से कैसे निपटा जाएगा, भारत बंद से कैसे निपटा जाएगा, कितना बंद कारगर होगा, उसका असर क्या होगा, क्या वाकई सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। और बहस में आज कई ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राहुल तालान आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, दिलीप मिश्रा है, नेता कांग्रेस, और विनय पटेल हैं, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पे। सबसे पहले अश्विनी शाही, मैं आपके पास आऊंगा। 9 तारीख को किसानों के साथ बात होगी सरकार की और 8 को भारत बंद है। क्या कोई तरकीब ऐसी निकाली गई कि ये बंद ना हो और उसको रोका जाए या फिर कोई रास्ता निकले, या अब 9 तारीख का ही इंतजार होगा, उसी दिन कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, 9 तारीख को अगर माननीय कृषि मंत्री जी के साथ बैठक एक किसान नेताओं की बुलाई गई है तो वो अलग मुद्दा है। उसमें जो एक रास्ता निकालने की बात कही गई है, कुछ ठोस सुझाव मांगे गए हैं, वो किसान नेता लेकर बैठेंगे और उस पर जो है भारत सरकार उस पर सुनवाई करेगी कि क्या बेहतर तरीका है, क्या संशोधन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और रही 8 तारीख के बंद की बात, तो ये बंद अगर विपक्षी दलों द्वारा बुलाया जा रहा है, सारे विपक्षी दल इसमें हैं, तो ये कल पता चल जाएगा कि कितना बंद सफल होता है और कितना विफल होता है। नहीं, अश्विनी शाही, आप इस बात का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि बंद सफल होगा या असफल होगा? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा जो 9 तारीख तय की गई, जबकि किसान पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 8 को भारत बंद होगा? तो जरूरी था ना कि इस बंद से पहले कोई समाधान होता। समाधान के लिए राजेश जी बोला गया था किसान नेताओं की पिछली बैठक में कि कोई ठोस सुझाव आपके पास जो हो आप लेकर आइए, हम संशोधन को तैयार हैं। लेकिन किसान नेता कोई ठोस संशोधन दे नहीं पाए और
फिर उसको एक वार्ता की एक तिथि निश्चित कर दी गई। अब देश को रोकना है, देश को तोड़ना है, तो किसान जो है राजनीतिक दलों के मोहत पर कर समाज में भारत बंद करे, या उत्तर प्रदेश बंद करे, या हरियाणा बंद करे, चाहे जो भी बंद करे, तो देश का उससे नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो आज आने वाले दिनों में अगर लोग ये कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि भारत बंद करके हम भारत का फायदा कर रहे हैं, या शांतिपूर्वक अपना जो है एजिटेशन करके और प्रदर्शन करके अपना शांतिपूर्वक रास्ता निकालेंगे। अश्विनी जी, सोचने की बात है ये उन लोगों के। सरकार उसको रोकने के लिए जो भी होगा कि बंद शांतिपूर्ण हो, ये इसकी पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। जी ठीक है अश्विनी जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी तो यहाँ पर खड़ा होता है कि लगातार 12वां दिन है आज, किसान लगातार इसके पहले आपसे मिलने की कोशिश करते रहे, वो लगातार अपनी बात को पहुंचाते रहे कि हम इस बिल से पूरी तरह से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार और किसान के बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है? उनको सड़कों पर आना पड़ा, आकर उनको बॉर्डर पे आके बैठना पड़ा, आपको यहाँ पर कैनन की यहाँ पर बौछार करनी पड़ी, ऐसा क्यों है? 5 दौर की वार्ता हुई तो बिना सरकार के नरम हुए तो वार्ता 5 दौर की वार्ता तो तब हुई ना जब वो आपके यहाँ पर दहलीज पे आ गए और जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम आर पार के पूरे मोड में हैं। देखिए किसान हमारा, अब इसके जड़ में आप जाइए, जड़ में जाकर देखिए किसान कहां से चला, पंजाब से चला, समझाइए, से प्रेरित होकर चला, किसान भ्रमित कर दिया गया, और किसान जब वहां पहुंचा है, आप देखिए ये आंदोलन होते हैं, आंदोलन हिंदुस्तान की लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष के द्वारा आंदोलन होना चाहिए, किसानों के द्वारा आंदोलन होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो नियम कानून सरकारें बनाती हैं वो सबके लिए अच्छा लगे, लेकिन सरकार जो है देश की मुखिया है, वो अगर किसान हमारा अन्नदाता है तो उनके सेवा के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि उनका नुकसान कहीं ना हो। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी, चलिए मैं दोबारा लौटता हूं अश्विनी जी। हाँ, कीर्तिनिधि पांडे, आज समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया कि हम किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन करते हैं। पदयात्रा भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया, आपके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया, हालांकि उसके बाद छोड़ दिया गया। आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए राजेश जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश की समस्त विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के लोग पदयात्रा के माध्यम से, साइकिल यात्रा के माध्यम से किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों को जो बिल में खामियां हैं उससे अवगत कराएंगे। लेकिन ये सरकार की हिटलरशाही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि लोकसभा के सदस्य आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। आखिर किन परिस्थितियों में उनको घर के अंदर कैद करने का प्रयास किया गया, क्यों कन्नौज नहीं जाने दिया गया, क्यों समाजवादी पार्टी के लोगों को लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गिरफ्तार करने की साजिश की गई, जगह जगह रोकने का प्रयास किया गया। ये विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार है अपनी बात करने का। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार, हम तो खुश हैं, खुश इस बात से है कि जब आदरणीय अखिलेश यादव सड़कों पर निकलने का प्रयास किए हैं, निकलना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी डरे रहते हैं और सहमे रहते हैं और हमेशा उनको रोकने का प्रयास करते हैं और जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाने नहीं देते हैं। ठीक है। और ये आंदोलन जो आज आंदोलन की शुरुआत हुई है, केवल आज का आंदोलन नहीं था, अब लगातार किसानों के बीच में चलेंगे और इस बिल के वापसी तक, इस बिल में संशोधन तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है अश्विनी शाही, ठीक है मैं आता हूं कीर्ति जी। अश्विनी शाही, अभी आप कह रहे थे कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आंदोलन हो, चाहे किसान करें या दूसरे दल करें, लेकिन जब विपक्ष प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो नहीं करने दिया जाता, सड़क पे जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है, ऐसा रवैया क्यों? देखिए मैंने कहा था आंदोलन और प्रदर्शन जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो वो प्रदर्शन किस तरीके से किया जाता है। चंपारण आंदोलन सब लोगों को याद होगा, बहुत शानदार आंदोलन हुआ था। शरद जी जो महाराष्ट्र में करते थे, शरद जोशी जी किसान आंदोलन, किसान नेता थे, किस तरीके से आंदोलन होता था। लेकिन समाजवादी पार्टी जिसमें उनके जितने भी नेता हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अभी 3 महीने पहले उसकी एक वानगी दिखी थी, राजभवन में प्रदर्शन था,
पुलिस वालों तक को मारा था राजभवन के सामने सफाइयों ने। तो इस तरीके के प्रदर्शन को शांति भंग की आशंका के लिए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव अगर बाहर निकल के अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम करने वाले, इसलिए उनको नजरबंद करने का काम किया गया। बाद में वो निकले, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन यही तो आरोप है ना, यहीं पर तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जब चुनाव होते हैं तब आपको भीड़ दिखाई नहीं देती है, जब आपको कहीं पर रैली करनी होती है तब आपको भीड़ नहीं दिखाई देती, तब आप कोरोना वायरस को भूल जाते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव सड़क पर आना चाहते हैं तो आप कोरोना वायरस का आप यहाँ पर डर दिखाते हैं। मैंने कोरोना का नाम ही लिया, मैंने तो नाम लिया कि शांति भंग की आशंका थी। ये लोग जाते हैं और नई सफाई करते हैं, राजभवन पे पुलिस वालों को मारना, राजभवन पर जाकर उपद्रव करना, इन लोगों ने किया था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो मैं सरकार को ये लगा, सरकार कहीं उपद्रव नहीं होने देना चाहती है। उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ही शांत माहौल में चल रहा है और अच्छे माहौल में विकास के उन्मुक्त ऊंचाइयों को छू रहा है। इसलिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सड़कों पर आंदोलन ये लोग करेंगे जो हिंसक होगा, इसलिए इनको रोकना जरूरी था। जी ठीक है। राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल तलान राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनको काफी अनुभव है, राजनीति को इन्होंने बहुत ही करीब से देखा है। तो राहुल, आपसे हम यहां पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए, एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है। सत्ता पक्ष का दावा है कि बिल में कोई कमी नहीं है, बिल पूरी तरह से परफेक्ट है। विपक्ष बोल रहा है कि इसमें कोई खूबी नहीं है, और जो किसान है वो ये बोल रहा है कि कुछ हमारी मांगे हैं, आप उनको सुन तो लीजिए। तो ऐसे पूरे के पूरे हालात में सरकार को किस तरह का यहां पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, बिल की बात है और विपक्ष की बात है और किसानों की बात है। देखिए, किसानों की मांग है कि बिल पूरी तरीके से डिमोलिश किए जाएं, वापस लिए जाएं और नए बिल लेके आने चाहिए। सरकार अगर जो बिल में कमी नहीं है तो संशोधनों के लिए क्यों तैयार है कि हम संशोधन कर देंगे। तो बिल में कुछ कमियां हैं, इसीलिए सरकार संशोधन और वो बार्गेन कर रही है किसानों के साथ। तो और विपक्ष की जहां तक बात है, देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों संसद में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी भी संसद में बैठते हैं, अखिलेश यादव भी संसद में बैठते हैं और संसद से बिल पारित हुए हैं। और जब ये बिल पारित हुए तब आप कितने एक्टिव थे, सबसे बड़ी बात ये। अगर जो आपको तब पता था कि ये किसान विरोधी बिल हैं, तो तब आप कितने एक्टिव थे और आपने कितना मीडिया को में इस चीज को लेकर चर्चा की। जी, मतलब तो आप इंतजार कर रहे थे कि पहले इसको पास होने दीजिए, फिर हम देखेंगे। देखिए, जब ये किसानों को समझ में आया कि इसमें कुछ ऐसी चीज है इन तीनों बिलों में जो उनके विरोध में और उनके खिलाफ जा रही हैं, तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। अब उस आंदोलन पे सब रोटी सेकना चाह रहे हैं। राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना। देखिए, कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, प्रदेश में सपा की सरकार रही है और केंद्र में भी सपा सरकार में शामिल रही है। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे और वो खुद को किसान भी क्लेम करते हैं। क्या देखिए, जब से ये देश आजाद हुआ आज तक किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं। देखिए, एमएसपी को लीगलाइज करना, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात किसान कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है कि हाँ, हम इस चीज बात को जो मांग है उसको मान सकते हैं। लेकिन इस देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1957 में एमएसपी लागू हुई, क्या उसके बाद वो लीगलाइज हुई? आज तक क्यों नहीं हुई? कोई भी सरकार जब वो सत्ता में होती है तब उसको किसान हित नहीं दिखाई देते हैं। जैसी सत्ता से वो बाहर होते हैं तब उनके किसान एकदम प्रिय हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। किसी ने कुछ नहीं किया है। देखिए, किसान जैसा 1947 में था वैसी स्थिति आज है। बस जैसे समाज थोड़ा डेवलप हुआ है वैसे किसान थोड़ा डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनकी परिस्थितियों में और उनकी स्थिति में ऐसे चेंज आ गए कि जिनको बोला जाए कि हाँ भाई ये बहुत बड़े बदलाव है। ऐसे बदलाव ना किसानों की जिंदगी में आए, ना उनके बच्चों की जिंदगी में आए। वो जो उनकी जोत है, जो खेती है, वो और छोटी होती जा रही है और उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और मुश्किल होता जा रहा है। तो किसी भी सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जो ये बोले कि हाँ, किसान बहुत मजबूती से और हम इन किसानों के लिए ये कर रहे हैं। वो जैसे बिल बनाए सरकार ने, जब सरकार को एहसास हुआ कि भाई अब इसमें, पहले तो सरकार तैयार ही नहीं थी। सरकार बोल रही थी कि ये बिल बिल्कुल परफेक्ट है, इनमें कोई कमी नहीं है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब किसान अड़ गए तो सरकार को बात समझ में आई और इसीलिए सरकार बोल रही है कि वो एमएसपी को लीगलाइज करने की बात कर रही है। ठीक है, मैं दिलीप आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कीर्ति जी कुछ कह रहे थे। कीर्ति निधि पांडे। देखिए, राहुल जी राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन उनको एक बात स्पष्ट करना चाहिए कि ये कृषि बिल में खामियां हैं कि नहीं है। और जो बात किसान कर रहा है, ये राजनीतिकरण तो बात होनी नहीं थी। किसका राजनीतिकरण हो रहा है? 3 महीने बिल पास हुए हो गए और लगातार किसान इस बिल के विरोध में जगह जगह आंदोलन कर रहा था। ये सरकार इंतजार किस बात का कर रही थी कि जब दिल्ली के सारे
दिल्ली जाने वाले सारे रास्तों को किसान जाम करेगा। हाँ। इस ठंड में किसान सड़कों पे बनाएगा खाएगा। जब इस ठंड में उसके ऊपर पानी की बौछार मारी जाएगी तब ये सरकार वार्ता की पहल करेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि किसानों से बात करती, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी निभाई नहीं। आज किसान सड़कों पर है अन्नदाता हमारा, और किसान के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा, किसान के ऊपर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, और 4-4, 5-5 राउंड की वार्ता हो रही है। कल भारत बंद का ऐलान किया किसानों ने। राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत बंद में किसानों के साथ खड़े रहें, और व्यापारियों से सबसे अपील करें कि दुकानें बंद करके किसानों के समर्थन में, अन्नदाता के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखें। लेकिन ये कीर्ति जी 12 दिन बाद ही क्यों याद आया? अब तक क्यों एकदम खामोशी थी और अचानक फिर एकदम जब भारत बंद का ऐलान किया गया तो उस बंद में विपक्ष भी कूद गया? क्या सियासी रोटियां सेकने की मंशा है या वाकई किसानों का दर्द है? नहीं राजेश जी, सवाल ये नहीं है कि हम अब तक खामोश के थे। आज जो बात आज आप सवाल खड़ा कर रहे हैं हमारे ऊपर कि आप राजनीति कर रहे हैं, अगर मैं पहले दिन से आंदोलन में आ जाता तब भी आप नहीं सवाल खड़ा करते। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार संवेदनशील हो जाए, मोदी साहब संवेदनशील हो जाए और किसानों के दर्द को समझ ले और उनके समस्या का निराकरण कर दे। लेकिन ये सरकार तो क्या कहे, सरकार तो निर्लज सरकार कही जा सकती है कि नहीं कीर्ति जी यहाँ पर एक सवाल और भी जी। लगातार तमाम बॉर्डरों पर जिस तरह से किसान जुटे हुए थे, जब उनके ऊपर वाटर कैनन की बौछार की जा रही थी, तमाम किसानों ने कैमरे के सामने आके कहा कि हमारे पास पूरी तरह से कहीं पर सोने के लिए जगह नहीं है, हम कहां पर शौच क्रिया के लिए जाएंगे उसकी जगह नहीं है, पीने का पानी पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। तो तब आप लोग सामने क्यों नहीं आए? क्या तब आपको किसानों की चिंता नहीं थी या आप इंतजार कर रहे थे कि और ज्यादा किसान पहले आ जाए? बताता हूँ राजेश जी, आपको अवगत कराऊं कि किसान जिस दिन से आंदोलन पे आया है, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष को किसानों के बीच में भेजा है, और जितनी व्यवस्था हो सकती थी समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसानों के लिए किया। ठीक है, अब सवाल यह है कि जो सरकार है जिसको संवेदनशील होना चाहिए वो असंवेदनशील हो गई। चलिए, आपकी बात का तर्क अश्वनी शाही दे रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कल भारत बंद का ऐलान किसानों को नहीं करना पड़ता। ठीक है, उनको उम्मीद रहता कि सरकार उसके बारे में सोचेगी। हाँ, अश्वनी शाही बहुत जल्दी से, उसके बाद दूसरे गेस्ट में उनके पास जाना है मुझे। निश्चित रूप से किसानों को भारत बंद नहीं चाहता हूँ कि आप किसान के हितैषी बनने का समय आया है। उस दिन मुलायम सिंह या माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहाँ किसान के क्यों विरोधी हो गए जब यूपीए की सरकार में शरद पवार जी ने ये बिल लाने की और मंडी खत्म करने की बात की, जिसकी सरकार यूपीए को समर्थन दे रही थी। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी किसान नहीं थे। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व जो सरकार है और बिल लेकर आई है, मंडी खत्म करने की बात नहीं हुई है, और ये भ्रमित किया जा रहा है कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। एमएसपी की स्तर पर हो रहा है कि एमएसपी नहीं हो, एमएसपी उन्होंने कहा है कि खत्म नहीं होगा। तो उस समय की बात को भी याद रखें, आप उस समय क्यों विरोध में थे और आज पहुंचा कितने हितैषी हो गए हैं, क्योंकि इसको राजनीतिक रोटी सेकनी है, कोई मुद्दा बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते। लेकिन अश्वनी शाही, ये मुद्दा भी तो आप लोगों ने नहीं दिया ना विपक्ष को। अगर 5 बार बातचीत हुई, हल नहीं निकला, तो इसके जिम्मेदार भी तो सरकार ही है ना। देखिए, कोई चीज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जीएसटी आया भारत में, उसमें बहुत से संशोधन किए गए, तो संशोधन के लिए सरकार अभी भी तैयार है। लेकिन अब किसान भाई जो कानून है इसको वापस किया जाए, तो सरकार की मंशा साफ जाहिर है। सरकार ने कहा संशोधन ठीक है, जायज होगी वो संशोधन किया जाएगा, जो देश हित में होगा, किसान हित में होगा। कानून नियम ये जो है अध्यादेश वापस नहीं होगा। ठीक है, दिलीप मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा, मैं लौटता हूं सर आपके पास। दिलीप मिश्रा, आप ये बताएं कि जब यूपीए सरकार 2 थी तब 2012 की ही बात है, मुझे याद है, कपिल सिब्बल संसद में बोल रहे थे और इसी तरीके का एक कानून था किसानों से जुड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि बिचौलिए हटने चाहिए। उस वक्त आप लोग इसका समर्थन कर रहे थे। आज जब देखा सियासी फायदा है तो विरोध पे उतर आए। पहले तो आपके दर्शकों को, सारे मेहमानों को नमस्कार। और रही बात यूपीए में जो बोल रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी जो समर्थन कर रहे थे, यस, मैं इस बात को एग्री करता हूं कि उस बिल बिचौलिए हटने चाहिए, उस चीज का समर्थन कर रहे थे। लेकिन ये समर्थन नहीं कर रहे थे कि सारी चीजें उठा के राज्य सरकारों से सारी चीजें छीन के प्राइवेट घरानों के हाथ में दे दी जाए, इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। ठीक है,
उसके और भी वे हैं जो वर्कआउट कर सकती है सरकार, जो उस पे काम कर सकती है। अभी मैं एक हमारे विशेषज्ञ बोल रहे थे, हाँ। बहुत सम्मान करता हूं मैं उनकी, लेकिन उन्होंने बोला कि जब राहुल गांधी भी संसद में बैठते हैं, अखिलेश यादव भी बैठते हैं, हाँ। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, जिस दिन से ये बिल पास हुआ है उस दिन से सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, उन्होंने पंजाब में आंदोलन, हर जगह पे हर पार्टी के हर वर्कर को उन्होंने बोला कि किसानों के साथ खड़े रहिए। और उसी दिन से, और शायद उन्होंने देखा नहीं या उनको ऐसे लग रहा है कि आज भारत बंद का ऐलान हुआ इसलिए पार्टियां आ गई हैं विपक्ष। बाकी पार्टियों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस पहले से ही सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ थी और रहेगी। जी, कई सालों तक आपकी रही सरकार। आपको अच्छे से याद है कि 1964 में आप लोगों ने एक आयोग बनाया था, कृषि लागत आयोग। 1985 में आपने उसका नाम बदल दिया, आपने उसको नाम दे दिया कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। और यही कृषि मंत्रालय को पूरी तरह से सलाह देता है कि किन किन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य होने चाहिए। आपको जब पहले से मालूम था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सख्त जरूरत है किसान को, इतने सालों तक आप सत्ता में रहे, तब आपने इसका पूरी तरह से स्थायी इंतजाम आपने क्यों नहीं आखिर किया? देखिए, वो जैसे जैसे समय, यही बीजेपी, इसके पहले भी जब बात आई थी तो यही बीजेपी इसी कानून का विरोध कर रही थी। 1964 में तो आप थे, 1985 में भी आप थे। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यही बीजेपी जो बाकी के दल थे उनको लेके विरोध कर रही थी, और आज यही बीजेपी कानून लाने के लिए ये कोशिश कर रहा है, बट ये कानून सिर्फ प्राइवेट घरानों के लिए लाने की कोशिश कर रहा है, ना कि किसानों के लिए। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें नहीं तो इसकी जानकारी विपक्ष के पास कैसे पहुंची? नहीं, बिल में ऐसा क्या है जिससे कि ये इंडिकेट हो रहा है कि ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है? जी, यस, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इसलिए क्योंकि प्राइवेट में उन्होंने बोला कि ये होलसेलर है या जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनसे वो टाई अप करके और ये खेती कर सकते हैं। प्रॉब्लम उसमें ये है कि कल इसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। कॉर्पोरेट घराने बाद में पैसे, जैसे गन्ने का मूल्य का, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। बाकी चीजें हैं जो कॉर्पोरेट घरानों में देने के बाद तय नहीं पता है, और तय करेंगे वही मूल्य दिया जाएगा। एमएसपी पे जो बात थी वो एमएसपी कुछ नहीं है, वो एमएसपी खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ प्राइवेट घराने ही डिसाइड करेंगे क्या चीज देना है। जी अश्विनी जी, रिएक्शन दीजिए इसी बात पे। इनका ये दावा है अश्विनी जी कि इस तरह से धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं ना मन की बात में कि नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। कांग्रेस के मित्र को पता नहीं, मेरे कांग्रेस के मित्र को संसदीय उसका ज्ञान कितना है मैं नहीं जानता, मैं उनकी विद्वता पर सवाल नहीं करता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि एमएसपी थी, है और रहेगी। वो गीता और कुरान की तरह सच होता है, वो हटाया नहीं जा सकता, उसको निकाल के कोई पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोग संभावनाओं पर कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, जो किसान को कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, औद्योगिक व्यापारी घरानों के बीच में जो है सब लोग चले जाएंगे, कारपोरेट के लिए काम हो रहा है, जबकि कुछ नहीं है। देखिए, अगर 4 कारपोरेट घरानों को एक किसान अपना अनाज बेचेगा तो कंपटीशन में किसान को अच्छा दाम मिलेगा, बिचौलिए खत्म होंगे, हर आदमी की पहुंच जहां तक नजदीक हो जाएगी, हर छोटे किसान की पहुंच एक व्यापारी घराने तक हो सकती है। जो बिचौलिए खाते हैं, अगर 10 रुपए की जगह उसको 20 रुपए मिलता है, तो ये फायदा उसको किसान भाई को हमारे है, न कि किसी कारपोरेट के लिए। कहीं नहीं लिखा है उस बिल में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप जो है किसी को जबरदस्ती दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। पंजाब लेकिन अश्विनी शाही, एमएसपी को लेके जो संशय बना हुआ है उसे कानून में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? बड़ा सवाल तो एमएसपी को लेकर है, यही आपत्ति किसानों को है, क्यों देर की जा रही है? अगर कल भी यही करना है तो आज क्यों नहीं? बैठक हो रही है, उसमें निष्कर्ष निकलेगा। जब तक इस बैठक का कोई निष्कर्ष न निकल जाए तब तक कुछ कहना बेमानी होगी कि क्या संशोधन होगा क्या नहीं होगा। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग कयास क्यों लगाए कांग्रेसियों की तरह कि कल ये होगा तो वो होगा, बुआ की नूछे होती तो फूफा उन्हीं को कहते। ये लोग संभावनाओं पर क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, ये लोग वास्तविकता पर बात नहीं कर रहे हैं और यही किसानों के मन में भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, विनय पटेल, हाँ, विनय पटेल, विनय मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद केजरीवाल आज किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने किसानों को समर्थन दिया, लेकिन यही केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली में 3 में से 1 कृषि कानून जो है उसको मंजूरी दे देती है। ये दोहरा रवैया क्यों है सर? सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आवाज जा रही है सर? जी आ रही है।
सर, ये बिल देश के सर्वोच्च सदन में जिस दिन लाया गया था, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसी दिन से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और जिस दिन बिना बहुमत के राज्यसभा में ये बिल पास किया जा रहा था, जिस माइक से ये बिल पास किया जा रहा था, माननीय सांसद बिना बहुमत के कैसे पास हो जाएगा विनय जी? बिना बहुमत के कैसे पास हो जाएगा? तोड़ के, उस माइक को तोड़ के इस बिल का विरोध किया था। और तब से लेके आज तक आम आदमी पार्टी इस बिल के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है। सर, मैं एक बात ये नहीं जानना चाहता हूँ, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आज 2-2.5 महीने हो गए इस बिल को पास हुए, और 2 महीने तक हर प्रदेश के, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग जिलों में छोटे छोटे आंदोलन होते रहे। तब ये सरकार सोती रही। और जब पंजाब, हरियाणा और पूरे देश से किसान नेशनल हाईवे को जाम करने लगे, तो पहले तो इन्होंने सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय के वंशजों को लाठियों के दम पर, पानी के बौछारों के दम पर और इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वा कर इन्हें रोकने की कोशिश की गई। और जब तक ये दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने वाले थे, उससे पहले हमारे देश के प्रधान सेवक, जब इस सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे किसान सो रहे थे, तो हमारे देश के प्रधान सेवक बनारस में लाइट एंड साउंड शो पर नृत्य कर रहे थे। हमारे नहीं, सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। नहीं, विनय 1 मिनट। जी सर। जी सर, आपके पास दिल्ली में तो पूरी तरह से बहुमत है ना विधानसभा के अंदर। आपको एक मैं चीज बताता हूं, 3 अनुसूचियां हैं भारत सरकार में जो कि संविधान में शामिल की गई। केंद्रीय अनुसूची, समवर्ती अनुसूची और इसके बाद हमारी है एक राज्य सूची। तो जो राज्य सूची हमारी, उसमें पूरी तरह से कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार के पास है। आपके पास विधानसभा में बहुमत है, आप बना दीजिए ना किसी तरह का कोई एक नया कानून कृषि को लेकर। उसको फिर कौन वहां पर चैलेंज करने जा रहा है? अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है तो आप एक नया कानून बना दीजिए। सर, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। जो जमीन, जो खेती मेरे पिताजी के नाम पे है, उसे मैं कैसे किसी को बैनामा कर सकता हूँ? उसे मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ कि मैं आपको 10 हिस्से दूंगा, मैं आपको 5 हिस्से दूंगा? आप मेरी बात अभी नहीं समझे। जो बिल केंद्र सरकार ने पास किया है, जी, मैं वही आपको बता रहा हूं। राज्य सरकार हस्तक्षेप कैसे कर सकती है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, ये आप जो बात बोल रहे हैं वो बात केवल समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर लागू होती है। राज्य सूची में जो भी विषय हैं, जैसे कि कृषि हो गया, इसमें अगर आप कानून बनाएंगे तो उसमें सरकार उसमें जल्दी से दखल नहीं देगी। समवर्ती सूची में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई कानून बनाया जो कि केंद्र के विपरीत है, तो उसमें फिर सरकार आपके लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री है। आम आदमी, अरे संविधान में है, संविधान झूठा है, संविधान मतलब झूठा है। किसान बिल का विरोध करते चली आई है। बाबा साहब ये चीज जोड़ के गए हैं उसमें। चली आइए जी, बाबा साहब जोड़ के गए हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, संविधान भी सही है, लेकिन आप मुझे बताइए कहाँ पे अनुमति दी गई है? कहाँ पे अनुमति दी गई है? कहाँ पे अनुमति दी गई है? बकायदे 3 सूचियां हैं, उनमें विषय भी शामिल किए गए हैं, उनकी संख्या भी है और वो सब कुछ दी गई है। जी, मैं आपके पास में भेजूंगा इसको। जी, आपको इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप मेरे पास बताइए, आप मुझे बताइए, जिस दिन ये बिल संसद में पास हो रहा था, उसी दिन हमारे सांसद जी ने इस बिल का उस सदन में हंगामा करके उस माइक से पास हो रहा माइक को तोड़कर इस बिल का विरोध किया। और उस वक्त सांसद जी को 1 हफ्ते के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया। और फिर 3 में से, और फिर इन 3 कानून में से एक को दिल्ली में मंजूरी दे दी। विनय, उस दिन जब माइक तोड़ा गया तो सारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संसद का अपमान हो रहा है, और वही भारतीय जनता पार्टी इस देश के किसानों की हड्डियां तोड़वा रही है रोडों पर। ठीक है राहुल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि इन लोग संभावनाओं पे बोल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके ही मंत्री, आपके सरकार में मंत्री, अकाली दल के मंत्री ने, आप उनको नहीं समझा पाए क्या चेंजेस हैं? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब वो गलत है, पूरा किसान गलत है, पूरा विपक्ष गलत है, तो सिर्फ आप सही है। आपका कहना ये है, अकाली दल के जो आपके साथ मिल के सरकार में बैठे थे, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, आप उनको नहीं समझा पाए, और आप बोलते हो विपक्ष साजिश कर रही है और संभावनाओं पे काम कर रही है। अश्विनी शाही, इसका जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि जो आपके साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, उन्होंने इस कानून को लेकर ही आपका साथ छोड़ दिया।
केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मेरा भी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो शिवसेना कल तक आपके साथ थी, आज वो इस कानून का विरोध कर रही है, वो भी किसानों के समर्थन में है, तो आप समझा किसे पाए हैं? किसान आपकी बात नहीं समझ पाए, सहयोगी आपकी बात नहीं समझ पाए? अश्विनी जी की आवाज चुनाव है, हाँ। हो सकता है कि उनको किसानों के ऊपर भी उनको कोई किसानों को लेकर कोई काम करना हो। कांग्रेस आज पूरी तरीके से जो भी सवाल उठा रही है, ये तो बड़ा निंदनीय विषय है कि शरद पवार जी बिल लेकर आते हैं, उसमें सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी हमारे दोनों लोग हैं यहाँ, लोगों ने कुछ समर्थन की बात की, उस समय जो है उन लोगों ने नहीं किया, तो समर्थन कर रहे थे। आज वो बिल को जब भारतीय जनता पार्टी लेकर आए तो सब लोग विरोध कर रहे हैं। जिस दिन ये बिल पास हुआ है, राहुल गांधी जी वहाँ अध्यक्ष इनके थे, वो वॉकआउट कर गए थे कांग्रेस को लेकर, जो कांग्रेस है, तो किसके साथ बैठकर विचार किया जाए? देश हित में एक बिल बनाना था और उसमें हम लोगों ने काम किया। और आज अगर कोई भी संशोधन हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल को अगर संशोधन देना हो, वो किसान नेताओं के साथ भिजवाए। और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी वहां बैठे हुए हैं, 9 तारीख को वार्ता होनी है और 9 तारीख को हो सकता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आ जाए। ठीक है, विनय कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय, आपकी टिप्पणी। सर, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, इस आंदोलन का आज 12वां दिन है। 26-27 तारीख से आंदोलन चालू हुआ और एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेतृत्व के पास इतना किसानों के को मीटिंग के लिए बुलाते हैं या उन्हें समय देते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो उन्हें लाठी डंडे से रोकने की कोशिश की गई और जब वो तब नहीं माने, दिल्ली गेट तक पहुंचाए, तो उनको 3 तारीख का समय दिया गया और 5-5 मीटिंगें की गई और 5-5 मीटिंगों में कोई हल निकल के सामने नहीं आया। रामधारी सिंह की एक कविता मुझे याद आ रही है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, अजब तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है, तुम मशीन का पुर्जा है, तुम मशीन नहीं है। तो मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देश के अन्नदाता, ये देश के किसान जो हमारा और आपका और 130 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करते हैं, इनके ऊपर आप थोड़ा सा रहम करिए और इनकी बातें सुनिए और इस काले कानून को आप रद्द करिए। लेकिन इसके साथ ही पूरे देश के किसानों, नौजवानों और गरीबों, मजलूमों सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कल किसानों के भारत बंद का समर्थन करिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि आज तक, आप मुझे बताइए, इस कोरोना काल के बाद जितने भी सेक्टर थे सबकी जीडीपी माइनस में चली गई, एक एग्रीकल्चर सेक्टर बचा था। ठीक है, आपकी बात आ गई जी, ठीक है, समझ गए। मित्रों को भर के इसको भी ये उद्योगपति मित्रों के हाथ में देना चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात हम पूरी तरह से समझ गए। राहुल जी, जो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वो ये, यहाँ पर उठकर एक पूरी तरह से एक तरह की बहुत ज्यादा शंका वाला पूरा ये वातावरण बन चुका है। सत्ता पक्ष के ऊपर जनता इस समय भरोसा नहीं कर रही है, किसान उससे बात करने के लिए ठीक से तैयार नहीं है, विपक्ष लगातार उसको भरमाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से किसान हमारे पाले में आ जाए। तो क्या यहां पर सरकार को किसानों के साथ पहले ही बैठकर बातचीत नहीं कर लेनी चाहिए थी? उनको ये पूरी तरह से समझा देना चाहिए था कि इस बिल में आपके लिए खूबियां क्या? क्योंकि देखिए, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उसमें अब ये प्रावधान भी जोड़ा गया है कि अगर किसान अपनी फसल बेचता है तो 3 दिन के अंदर, महज 3 दिन के अंदर उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल बिल्कुल खराब है और उनको डिमोलिश कर देना चाहिए और किसानों के विरोध में। देखिए, किसानों के सबसे बड़े नेता हुए महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत की बहुत लंबे समय से मांग थी कि किसान को मंडी के चंगुल से, बिचौलियों के चंगुल से निकाला जाए, फ्री मार्केट उनको मिलना चाहिए। तो आज सरकार ने बोला है उनको फ्री मार्केट देंगे हम। एपीएमसी एक्ट के तहत जो राज्य सरकार चला रही है मंडियां, उन मंडियों को भी सरकार ने छेड़ा नहीं है, वो चलती रहेंगी। देखिए, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मंडी खत्म हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। किसानों को भी ना लॉजिकली बैठ के बात करने की जरूरत है कि तीनों बिल जो हैं उनमें से 2 बिल सीधे किसानों से जुड़े हुए, तीसरा बिल जो वो अधिनियम है जिसमें संरक्षण कर सकते हैं आप वस्तुओं का और प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, वो आप किसानों से जुड़ा हुआ सीधा नहीं है। 2 बिल हैं। अब किसान तीनों बिलों के पूरी तरीके से वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जो जायज नहीं है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि किसान को टूल नहीं बनना चाहिए। अगर जब किसान की मुद्दे की बात है तो किसानों को अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी चाहिए। और इसमें जो राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही हैं और उनके जैसे अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बोल दिया कि हम समर्थन कर रहे हैं पूरी तरीके से। किसान कम से कम देखिए हर दशक में एक आंदोलन करता रहा है इस देश में और वो लंबे समय
से लड़ाई लड़ता रहा है और उसको अनुभव है कैसे लड़ाई लड़नी है। राजनीतिक पार्टियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसानों को, लेकिन किसानों के मामले में आके राजनीतिक पार्टी उनके आंदोलन को कमजोर करती है, सत्ता पक्ष को यह मौका दे रही है कि यह प्रायोजित है। किसान देखिए, किसान खुद मोबिलाइज हुए ना आंदोलन करने के लिए। किसी राजनीतिक पार्टी ने अगर जो किया भी हो पीछे से तो वो अलग बात है, लेकिन अब जो देश का किसान है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। अगर जो राजनीतिक पार्टियों का देखिए, संसद में ये सब लोग बैठते हैं, इनकी कभी गेंद इस पाले में होती है, कभी इस पाले में होती है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, कल सपा होगी और फिर और कोई पार्टी होगी। कोई किसानों का हित नहीं करता है, लेकिन अगर जो किसान टूल बन जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज का टूल बन जाएगा, तो अपने हित से आज तक किसानों के कभी भी हित साधे नहीं गए। किसान आंदोलन हर दशक में करता रहा, इतने बड़े नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत, क्या वो करवा पाए? मैं तो यहां तक बोलता हूं कि चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वो क्या कर पाए किसानों के लिए? क्या बहुत सारी ऐसी चीजें कर पाए? जब आप सत्ता में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे आपके हाथ भी बंध जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो भी बहुत सारी चीजें जिनकी किसानों को, जैसे मैं उसकी लीगलाइज, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसके लीगलाइज करने की बात जो कर रहा हूं, वो चौधरी चरण सिंह क्या कर पाए? नहीं कर पाए। उनसे बड़ा किसान नेता आज तक नहीं हुआ है। देखिए, तो इसीलिए किसानों को जब अपनी मांगे उनको समझना चाहिए। जैसे फ्री मार्केट है, अगर जो 24 वस्तुएं जिन पे न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है, लागू करता है। जो पंजाब और हरियाणा है, दो चीजें सरकार बहुत ज्यादा खरीदती है, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल वो उसके लिए खरीदती है जो अब ये कोटे के द्वारा सरकार उपलब्ध कराती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू जनता को। लेकिन वो सबसे ज्यादा खरीदारी कहां से होती है? पंजाब से और हरियाणा से। पंजाब और हरियाणा के किसान इसलिए ज्यादा उद्वेलित हैं क्योंकि उनका जो एपीएमसी से जो खरीदारी होती है उससे उनको फायदा होता है, क्योंकि मोटा चावल पैदा करेंगे 1864 रुपए क्विंटल बिकेगा और उसकी वो लागत कम होती है, उपज ज्यादा होती है। तो इस वजह से पंजाब के किसान ज्यादा उद्वेलित हैं। गेहूं भी वहीं से ज्यादा खरीदारी होती है। बाकी जो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नगण्य खरीदारी होती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से नगण्य खरीदारी होती है। इसीलिए किसानों को यह सोचना है 24 वस्तुओं के अलावा, जैसे जो मोटा चावल होता है जिसको सेला बोलते हैं, सेला के अलावा जो उत्पादन होता है, वेस्ट यूपी में जो चावल उत्पादन होता है वो सेला नहीं होता है, वो बासमती होता है। बासमती की जो विभिन्न किस्में, वो फ्री मार्केट में ही जाता है, वो निर्यात के लिए जाता है और उससे किसान पैसे भी कमा रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे किसानों का, देखिए किसान, जब नेता भी किसानों को बरगला रहे हैं, छोटा किसान अगर जो वो सेला करता है और वो आज 900 रुपए क्विंटल बिक रहा है। राहुल, एक बुनियादी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब 5वें दौर की किसानों की और सरकार की बातचीत हो रही थी तो उससे पहले किसानों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि हम 8 तारीख को भारत बंद करेंगे। बात हुई, बात नहीं बनी, फिर 9 तारीख दे दी गई, जबकि 8 को भारत बंद है। कल जो होने वाला है उसके लिए आखिर ऐसा क्यों किया गया सरकार की तरफ से कि इसका इंतजार किया गया कि होने दीजिए, देखते हैं कैसा होगा? देखिए, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार ऐसे कमजोर नहीं दिख सकती और ना कमजोर दिखना चाहती है। अगर जो आज सरकार कमजोर दिख गई तो आगे आने वाले आंदोलन और जो भी आगे सुधार होंगे उन पे सरकार को बार बार झुकना पड़ेगा। और ये एक देश के लिए, देखिए बहुत सारे सुधार, देखिए सुधार किसके लिए हो रहे हैं? जनता के लिए ना। अगर जो जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं किसके लिए करते हैं? परिस्थिति देख के और जनता के लिए करते हैं, क्योंकि उनसे जनता गवर्न होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जब आप उन सुधारों को, वो जनता ही अक्सर नेग्लेक्ट कर देती है कि नहीं हमें ये सुधार नहीं चाहिए। लेकिन अगर जो आपको सुधार नहीं चाहिए, देश तो आगे बढ़ेगा ना। अगर जो आज भारत का किसान जब वर्ल्ड के किसान से कंपीट करेगा तो तब परिस्थिति समझ में आएंगी कि हम क्या कर रहे हैं और कहां हम खड़े हैं। सरकार का भी संरक्षण है किसान को। खेती एकमात्र इस देश का ऐसा बिजनेस है, उसको बिजनेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जिसमें सरकार का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप है। यूरिया पे सब्सिडी देती है, किसानों को आर्थिक सहायता भी दे रही है सरकार, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, क्या बोना है क्या नहीं बोना है, कैसे किसान को क्या करना है क्या नहीं करना है, सब सरकार निर्धारित करती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुक्त बाजार चाहिए किसान को। उसको क्या पैदा करना है, कैसे पैदा करना है, कहां बेचना है, वो इसके लिए फ्री होना चाहिए और सरकार ये फ्री कर रही है। लेकिन उसमें जो सरकार किसानों की जो मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, वो सरकार को ऐड करना ही चाहिए। और किसानों की बिल्कुल गलत मांग है कि तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। विनय कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय, आप अपनी टिप्पणी रखें। कीर्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सर ने कहा कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और इतने आसानी से नहीं मानना चाहती, नहीं तो फिर आगे और बड़े आंदोलन होंगे। तो मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन्होंने असीमित भंडारण की छूट दी है,
क्या इससे किसान ही प्रभावित होगा? इससे पूरे देश की 80% जनता प्रभावित होगी। इधर असीमित भंडारण की छूट दी गई, उधर पंजाब में अडानी जी का बनना चालू हो गया। आप मुझे ये बताइए कि बात सिर्फ एक एमएसपी की थी। अगर ये बात सरकार भी जानती थी तो उस बिल में इसे पहले ही एमएसपी को लिख देना चाहिए था। और अगर मान लीजिए ठीक है नहीं विनय जी, जब आंदोलन देखिए मैं विनय जी को बता दूं, देखिए जो भंडारण करेगा, लेकिन जिन चीजों को मुक्त किया गया है भंडारण से कि अब इनका भंडारण कर सकते हैं, किसान भी तो कर सकते हैं ना, उसका किसान करते नहीं है क्या? कोल्ड स्टोरेज में मैक्सिमम आलू जो अब होगा, जो निकल के आ रहा है नया आलू, वो किसान का रहेगा और सही टाइम पे बेचेगा। देखिए मैं आपको बता दूं विनय जी मुझे नहीं पता है कि आप खेती को कितना समझते हैं या नहीं समझते हैं। मैं एक किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूं जिसने बहुत लंबे समय तक खेती की, अपने ग्रेजुएशन तक, और मैं खेती को समझता हूं और खेती की प्रॉब्लम भी समझता हूं मैं कि किसानों को प्रॉब्लम क्या है। मैंने ये भी प्रॉब्लम देखी है इसी देश में कि यूरिया नहीं मिल रहा था किसानों को और लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ी है किसानों को। आप एक सरकार चलाते हो और किसानों को यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ जाती है, शर्म की बात है। और अगर जब आलू का जब भंडारण कर सकता है किसान, मैं तो ये बोलता हूं कि सरकार ने बोला कि आप भंडारण कर सकते हैं और यूपी सरकार ने भंडारण पे रोक लगा दी जब आलू महंगा था। और आप ये नहीं सोचते हैं कि जब आलू महंगा था और सरकार ने बोल दिया कि भंडारण आप नहीं करेंगे और किसान को जब पैसे कमाने का टाइम आया तो आपने आलू पे भंडारण पर रोक लगा दी, तो आप विरोध के लिए नहीं आए। और दिक्कत होगी देश की जनता को, तो पूरी देश की जनता क्यों नहीं कर रही है आंदोलन? किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं? भंडारण के लिए अगर जो किसानों को सुविधा मिली है, देखिए हर कोई किसान ऐसा नहीं है, लेकिन किसान ऐसे भी हैं जो भंडारण कर सकते हैं। जो भंडारण करें वो लाभ क्यों ना कमाएं? क्या व्यापारी कमाए लाभ? आलू 50 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है, अब आलू नया आएगा, बिकवा दीजिएगा कोई 50 रुपए किलो मार्केट में उसको आलू को। मेरी बात 1 मिनट, 2 रुपए किलो बिकेगा जब नया आलू मार्केट में आ जाएगा। 5,000 रुपए बीज आलू का, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है, सुन लीजिए। 1 मिनट सर जी विनय बोलिए। आप कह रहे हैं कि किसान भंडारण कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस राजघराने के किसान हैं, लेकिन मैं अपनी स्थिति बताता हूं। मेरे पिताजी किसान हैं जो कि 2 एकड़ जमीन में खेती करते हैं और जिस जमीन में हम लोग पिछली बार 50,000 का धान बेचे थे, उसी जमीन में अब की बार 25 से 30,000 का धान बेचे हैं, जबकि अभी कानून ठीक ढंग से लागू भी नहीं हुआ है। और आप मुझे बताइए कि 6 महीने में जो किसान, मैं तो 30,000 कह रहा हूं, मैं मानता हूं 2 लाख रुपए का हम बेच लेंगे, तो जिस किसान के पास और कोई आमदनी नहीं है वो मात्र 2 लाख का जो हर साल धान बेचता था, इस साल 1.5 लाख का, 1,20,000 का बेच रहा हो, वो कैसे भंडारण कर पाएगा? आप मुझे बताइए, एक परिवार को चलाने के लिए 6 महीने में कितने खर्चे आते होंगे? आप बता रहे हैं किसान भंडारण कर लेंगे। कौन सा किसान राजघराने का कि वो भंडारण कर देगा? किसान कैसे भंडारण कर लेंगे? देखिए मुझे नहीं पता आप कहां के किसान हैं, मैं वेस्ट यूपी का रहने वाला हूं और मुझे अपने यहाँ की स्थिति अच्छे से पता है, ठीक है ना? और किसान यहाँ का भंडारण करता है, इसीलिए वेस्ट यूपी का छोटा किसान बिल्कुल मोबिलाइज नहीं है आंदोलन के लिए। क्यों नहीं है बिल्कुल मोबिलाइज? उसको पता है इसके दिक्कतें। अगर जो उसको फ्री बाजार मिलेगा, मैं देखिए हरियाणा की सीमा से लगा हुआ मेरा गांव है, यूपी गांव में, हरियाणा, हमने ये दिक्कत देखी है कि आप यूपी में मंडी नहीं थी और हरियाणा में आप बेच नहीं सकते थे क्योंकि हरियाणा की सरकार किसानों पर बैन लगा दिया कि आप नहीं बेच पाएंगे। तो अगर जो किसान को फैसिलिटी मिल रही है कि वो यूपी में जब मंडी है नहीं, हमारे लिए मंडी कौन सी नजदीक पड़ती है? हरियाणा की मंडी। कीर्ति निधि कुछ कह रहे हैं, दिलीप आपके पास आता हूं तो हमें फायदा होता है। कीर्ति निधि पांडे, देखिए राजेश जी, 2-3 बातें। हाँ, आसुनी साई जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर देश के प्रधानमंत्री एमएसपी जारी रखना चाहते हैं तो किसी संशोधन बिल में उसका प्राविधान क्यों नहीं कर देते? एमएसपी बिल की गारंटी क्यों नहीं करते उसमें? और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल है, किसानों को उस पर भी आदेशन है। किसान का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान जब कोई विवाद होगा तो जिलाधिकारी के स्तर पर मुकदमा होगा, वही निपटारा होगा। किसान चाहता है तो उस मामले का निपटारा न्यायालय से हो अगर कोई विवाद उत्पन्न हो, लेकिन वो किसी संशोधन बिल में कीर्ति जी आसान क्या है? कोर्ट में जाना कि एसडीएम के कोर्ट में जाकर तहसीलदार के पास जाकर अपनी शिकायत को तहसील स्तर पर ही निपटवा लेना? आसान क्या है? आपको राजेश जी बता दूं, ये आलोक का सवाल है, मेरे सहयोगी हैं कीर्ति जी।
आप पहले आज की हकीकत जानिए, जमीनी हकीकत। जिले के जिलाधिकारी वही कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में बैठी सरकारें चाहती हैं। अगर यही फैसला रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो किसान के पक्ष में फैसला जिलाधिकारी कैसे करेगा? न्यायालय में आपके मुंह में घी शक्कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी पांडे जी अगले में। लोगों को उम्मीद है, किसान की इस बात में भी आपत्ति है। अगर भी लगाया था उसने, अश्विनी जी उन्होंने अगर भी लगाया था इसमें। दिलीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और राहुल जी इतने अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन एक पश्चिमी विश्लेषक करेंगे तो कैसे काम? अब आप समझिए, सरकार किसानों को लेके, अभी आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं राहुल जी बता रहे थे कि सरकार ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है किसानों को, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है, बट ये अपॉर्चुनिटी जो सरकार ने देने के बाद आज किसान जब रोड पे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद भी उनका 9 तारीख का। दिलीप, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आप एक समिति बनाते थे, किसान देश भर किसानों से रिपोर्ट लेते थे, जो किसान नेता उनसे रिपोर्ट लेते थे, उसके बाद आप काम करते थे। ये आज जब किसान आंदोलन में उतरे हैं तो ये मनोज तिवारी जी है, हमारे बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं, बोलते हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो राजनीति आप बोलते हो विपक्ष कर रही है और राजनीति खुद पक्ष कर रही है। इस बिल पे राजनीति खुद पक्ष कर रही है। किसान अगर आज उतरा हुआ है अपनी मांगों को लेके तो बोलते हो टुकड़े टुकड़े गैंग से है। अरे जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग से कैसे हो सकता है? वो पाकिस्तान से कहां से आ सकता है? ठीक है, वो तो यहीं का हो सकता है ना। ठीक है दिलीप जी। अश्विनी जी, जैसा कि आपका दावा है कि जब हम पूरे के पूरे कानून को बना रहे थे, हमने किसानों से बात की थी, हमने किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, हमने उनसे चर्चा की थी, विमर्श किया था, लेकिन अब जब किसानों के बीच में लगातार मीडिया जा रहा है तो वो यही बोल रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो अब सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि वो कौन से ऐसे किसान के प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को किसान बताते हैं लेकिन उनका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है? राजेश जी, ये देश जो है 130 करोड़ लोगों का है और वो लोग जो है, सवाल तो ये है अपने कैबिनेट मंत्री को नहीं बताया मोदी जी ने कि इस तरीके का बिल आ रहा है। नहीं, उनको जानकारी थी, इसकी जानकारी थी उनको। नहीं नहीं, कीर्ति जी उनको थी जानकारी, उन्होंने ही उसका ड्राफ्ट पेश किया था। क्यों देती? नहीं, उनको थी, इसकी जानकारी थी। ऐसा मत बोलिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी को थी जानकारी। जी अश्विनी जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, अकाली दल जो इनकी सहयोगी हरसिमरत कौर की बात करें। अरे उनकी राजनीतिक मजबूरी ठीक है, पंजाब की है, राजनीतिक मजबूरी थी, इसलिए वो इस्तीफा देकर चली गई। हमारी सहयोगी थी, उनको नहीं समझ में आया, वो चली गई। आज एक राजेश जी आपने सवाल किया, मैं ये कह रहा हूँ कि हर जो किसान है वो हिंदुस्तान का एक मतदाता भी है। वो मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजता है कि जो सदन में आता है, तो हम उनके प्रतिनिधि को ही मानेंगे कि वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदन में। तो सदन में एक सांसद प्रतिनिधित्व करता है, सभी सांसद वहां पर थे और जो लोगों ने वॉकआउट किया वो अलग बात है, जो सत्ता पक्ष के साथ थे उन्होंने ध्वनिमत से पारित किया उसको। तो ऐसा राजेश जी नहीं है कि हमने कौन से। लेकिन अश्विनी शाही, एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री एक अच्छे प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, और वो तो जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन उनकी बात को भी किसान नहीं समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को यह समझा नहीं पाई कि ये जो बिल कानून लाए हैं ये किसानों के पक्ष में है, उनके लिए बदलाव लाएगा। दूसरी चीज ये कि आप सिर्फ किसानों को ही नहीं, अपने जो सहयोगी थे, चाहे हरसिमरत कौर हो, चाहे अकाली दल हो, असम गण परिषद, वहां पे भी वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और कई दूसरे दल जो हैं वो भी जो आपके साथ रहे आज वो किसानों के साथ हैं। आखिर क्या वजह है कि आप लोग समझा ही नहीं पाए उनको, ना किसानों को ना उनको? राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों तक शायद हम अपनी बात ठीक से पहुंचाने में असफल रहे, राजनीतिक पार्टियों के भ्रमजाल के कारण हम असफल रहे, कहीं ना कहीं कुछ था। लेकिन आज हमारी कमी नहीं है। अगर कहीं हमारे उस अध्यादेश में कमी है तो संशोधन, जीएसटी में 50 सैकड़ों संशोधन किए गए। आज एक मूर्त रूप लेकर जीएसटी पूरे देश में कायदे से चल रहा है, हर व्यापारी भाई खुश है। आज वही किसान भाई
संशोधन उनके साथ होगा और जो भी नियम में अच्छे संशोधन वो बताएंगे, संशोधन होगा। हो सकता है, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि संशोधन से पहले, चूंकि आप कह रहे हैं कि होगा, ठीक है, अभी छठे दौर की बातचीत होगी, 5 दौर की हुई, नतीजा नहीं निकला, क्या इतना जटिल है ये मुद्दा कि हल नहीं निकल पा रहा? और फिर अब 8 तारीख को आपको भी मालूम है कि जब भारत बंद होगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, कल कितना बड़ा नुकसान होगा देश का, उसके बाद फिर रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, पहले क्यों नहीं? क्या देखिए, इसमें दो बातें हैं राजेश जी। एक तो हम ये कह रहे हैं कि जटिल नहीं है, इतना जटिल नहीं है, लेकिन किसान भाई आज जो आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तीनों बिलों को वापस ले लिया जाए। राहुल जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझाया है, आपके दर्शकों को समझाया है, जहां जहां जो अच्छाई है वो भी बताया है, कुछ अगर खामी है वो भी बताया है। उन्होंने ये बताया है कि वो कह रहे हैं बिल वापस ले लिया जाए। सरकार बिल वापस नहीं लेगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। और रही दूसरी बात कि अगर कल भारत बंद है तो हिंदुस्तान के निवासी यही किसान भाई हैं जो राजनीतिक दलों का मोहरा बने हैं। अगर अपने देश का नुकसान करना चाहते हैं तो वो भारत बंद कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। सरकार अपने जिस हिसाब से कानून व्यवस्था को कायम रखना है, कायम रखेगी। जी राजेश जी, तो इसमें कीर्तिनिधि पांडे जी, एक यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों की स्थिति ठीक हो जाएगी, ये कहा गया कि मुक्त बाजार खुल जाएगा, लेकिन जो छोटा किसान है उससे बातचीत करके मैंने देखी तो उसका एक सवाल है कि अगर ये मुझको बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जाकर तुम अपनी फसल को बेच पाओगे, भैया मैं हवाई जहाज से जाऊंगा क्या? ये बहुत ही मासूम सा सवाल है उसका कि मेरे पास तो बैलगाड़ी, भाई मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। हाँ, और वो वही हवाई जहाज से जाऊंगा? हाँ, जहां वो वहीं जाएगा जहां पास में मार्केट होगी, मंडी होगी, वो अपने करीब जाएगा, दूर का भाड़ा क्यों चुका है? हाँ। राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो किसान छोटा किसान है उसके लिए जिले स्तर पे मंडी की जरूरत है, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे मंडी की जरूरत है, जिससे वो अपना कम अनाज भी बेच सके। मैं आपको उत्तर प्रदेश के हालात बताता हूँ। मई जून में जब गेहूं खरीदारी हुई तो जो एमएसपी जारी किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1875 रुपए की। अब जो किसान थोड़ा मजबूत किसान था जो अब तक गेहूं बचा के रखा है, आज उसके किसान के गेहूं को सरकार तो खरीद नहीं रही है और मार्केट में गेहूं 1400 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है। किसान कहाँ जाएगा? किसान की आय दुगनी करने वाले लोग, किसान की आय बढ़ाने वाले लोग आज किसान को फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं कि जिन मुल्कों में इस तरीके की मंडियां खत्म हो गई, जिन मुल्कों में फ्री मार्केट हो गए, जिन मुल्कों में यह हुआ कि बड़े बड़े व्यापारी भंडारण करेंगे, खरीदारी करेंगे, उन मुल्कों में किसानों की क्या हालात है। और जो बात आप अभी कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछ रहे थे कि ये बिल कपिल सिब्बल साहब लाने वाले थे, उसी दौर में अरुण जेटली साहब का आज मैं एक भाषण सुन रहा था। अरुण जेटली साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो बिल लाना चाहती है उस बिल के हालात वही होंगे जो यूरोप और अमेरिका के मुल्कों के हुए। और यूरोप और अमेरिका के मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क अपने किसानों को प्रतिदिन 6000 करोड़ रुपया मदद ठीक है। करके हाँ, किसानों को, वक्त की कमी है, लेकिन आखिरी कमेंट में विनय आपका लेना चाहता हूं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, आता हूं दिलीप आपके पास बहुत जल्दी से। विनय, भारत की सरकार तो किसानों को मदद भी नहीं कर सकती। ठीक, विनय बहुत जल्दी से। 6,000 रुपए अकाउंट में जा रहा है। सर, एकदम कोई प्रधानमंत्री का साफ है कि मोदी जी का मंशा किसानों के प्रति साफ नहीं है। ये किसानों के हक में जो कानून बता रहे हैं कि किसानों के हक में है, उस कानून में आज तक ये एमएसपी लिखित रूप में नहीं दे पाए। ये कहते हैं कि हमने तो सदन में कह दिया, हमने तो भाषणों में कह दिया, तो ये 15 लाख रुपए भी देने भाषणों में कहे थे, ये 2 करोड़ नौकरियां भी देना भाषणों पे कहे थे, और नौजवानों और बेरोजगारों से पकौड़े तलवाने का काम किया। तो किसान खूब अच्छी तरीके से जान गया है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। और मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सरकार किसके दबाव में एमएसपी लिखित रूप में नहीं दे रही है। अगर इस देश को अडानी और अंबानी भी चलाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री बना दीजिए, किसान उनसे लड़ लेंगे। दिलीप, बहुत छोटी सी आपकी टिप्पणी, 10 सेकंड, बहुत जल्दी से दिलीप, वक्त बहुत कम है मेरे पास। दिलीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखें।
चलिए दिलीप तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही, लेकिन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। अश्विनी शाही आपका, कीर्ति निधि पांडे आपका भी, राहुल तालान आपका, दिलीप मिश्रा और विनय पटेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और सवाल यहां पे बुनियादी यही है कि आखिर जो रास्ता निकलना चाहिए था वो भारत बंद होने से पहले क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि अब यहां पे किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां भी उतर आई हैं और जाहिर है सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी राजेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। कभी फिराक गोरखपुर ने कभी कहा था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक कारवां बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हमारा हिंदुस्तान इन्हीं किसानों ने खड़ा किया है, तो सरकार को भी अब जरूरत है कि इन किसानों की बात को सुने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।